वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। निरक्षीय या अनुप्रस्थ दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। निरक्षीय कह दीजिए या अनुप्रस्थ कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में करा था, हमने अक्षीय स्थिति लिया था, इसमें हम क्या लेंगे, निरक्षीय स्थिति। तो निरक्षीय स्थिति के लिए हमने आपको क्या बताया था, 90 डिग्री पर लेंगे। जो वैद्युत द्विध्रुव हमारा होगा उससे 90 डिग्री पर हम एक पॉइंट लेंगे, उसी पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल AB, इससे हमने 90 डिग्री पर कोई पॉइंट लिया है, पॉइंट का नाम क्या है, P। इसकी जो पॉइंट की दूरी है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से क्या है, स्मॉल r दूरी पर है। अब हमें इस पॉइंट से, यानी ये जो आवेश है, इससे इस वाले पॉइंट की दूरी निकालनी है P। इसी प्रकार से प्लस Q आवेश से हमें बिंदु P की दूरी ज्ञात करनी है। भाई तभी तो हम देखेंगे कि बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर हम क्या चेक करते हैं, डायरेक्शन चेक करेंगे। यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो हम माइनस कर देंगे, यदि डायरेक्शन सेम है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि इस चित्र में यदि आपको दिखाई दे रहा हो तो ये कैसा है चार्ज, प्लस का चार्ज है। यहाँ पर क्या होगा, प्रेरण के कारण माइनस का चार्ज, ठीक है, विपरीत चार्ज आता है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ प्लस है माइनस, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी। इसी प्रकार से ये कैसा है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेरण के कारण प्लस का आवेश। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर होगी, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट भी नहीं है, इनकी डायरेक्शन तो अपोजिट भी नहीं है ना, तो यहाँ पर हम एंगल मान लेते हैं थीटा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, यदि यहाँ पर आप एंगल थीटा मानते हो, इस भुजा को आप आगे की ओर बढ़ाते हो, इसे आप पीछे की ओर हटाते हो, ठीक है, और इनके बीच में से यदि आप ये देखो, ये जो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में वेक्टर में क्या पढ़ा होगा, समांतर चतुर्भुज द्वारा परिणामी वेक्टर ज्ञात करना, तो ये वही है, ठीक है। एक हमारा वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, हम इसके पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ भी दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करेगी वहीं पर क्या होगा, हमारा परिणामी वैद्युत क्षेत्र। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये वाला जो एंगल है थीटा, ये वाला एंगल थीटा इसी के क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो ये वाला थीटा इसी के बराबर है। अब हमें नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इससे पता चल जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वाली लाइन के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर देना। देखिए इसके पैरेलल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, इसके पैरेलल हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके पैरेलल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, इसके पैरेलल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये दोनों लाइनें जहाँ भी आपस में एक दूसरे को कट करेगी वहीं पर क्या होगा, हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इस पॉइंट से हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो क्या होगी, हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इसी में देखिए यही लिखा है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल AB, एक वैद्युत द्विध्रुव है कैपिटल AB निर्वात में रखा। निर्वात का मतलब इसे किसी प्रकार के मीडियम में, यानी तेल में, जल में नहीं डुबाया गया है। फिर लिखा है जिसके मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिसका मध्य बिंदु है O, इससे हमें स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P दिया गया है, वो कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में दिया गया है, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये डायग्राम तो आपकी समझ में आ गया होगा क्या बनाया गया। अब हमने बोला था ये जो माइनस का आवेश है इससे हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है। तो अब वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी होती है, 12। हमने से हाफ की मान ली, हाफ की क्या होगी L, और इसकी क्या होगी, हाफ की L, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 12, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, ये वाली दूरी हमें पता है, ये वाली दूरी हमें पता है, ये एंगल कितने का होगा यहाँ पर बताइए, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। इसी प्रकार से ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये क्या है, ये कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में 90 के सामने जो 90 डिग्री का कोण होता है, उसके सामने जो भी भुजा होती है वो क्या होती है, हमारी कर्ण होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, जिससे कोण बनना शुरू होता है, ये होता है बेस, ठीक है। तो ये क्या बचा हमारा, लंब। आपको क्या पता है, यहाँ पर लंब पता है, यहाँ पर आपको क्या पता है, आधार पता है, तो आप कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण क्या होगा, √ लंब का वर्ग जमा आधार, ठीक है। इसी प्रकार से हमने ये भी निकाल लिया, ये भी एक त्रिभुज बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसमें ये भी क्या होगा, कर्ण ही होगा, तो हमने कर्ण निकाला। दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि ये भी L है, ये भी L है, ये इसके लिए दोनों के लिए सेम है, यानी उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं, दोनों के लिए सेम हो गई, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अब हमने क्या देखना है, हमने इन दिस डायरेक्शन देखनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इन दिस डायरेक्शन। तो देखिए ये वाला जितना जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इन दिस डायग्राम, वो हम उठा करके यहाँ पर दिया है।
ये पॉइंट पी है, ये हमारी नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही थी, इधर क्या आ रही थी ई, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन क्या आ रहा था हमारे पास E1 जो हमने माना था, इन दिस डायरेक्शन क्या आ रहा था E2। अब हमने क्या करना है, जो E1 आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई दे रही है इसे हम घटकों में डिवाइड कर लेंगे। घटकों का मतलब क्या है, इसे साइन और कोस के फैक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए कोण के सामने, ये जो कोण के सामने जो भुजा आती है वो क्या होती है साइन थीटा, कोण के बेस में जो आती है वो क्या होती है कोस थीटा। ये हमने आपको बात बताई थी, कोण के सामने जो भी भुजा होगी उसको हमें क्या लेना है साइन थीटा। कोण जहाँ से बनना शुरू हुआ यानी कोण का जो बेस है वो क्या होगा कोस थीटा। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे E1 को, ठीक है, E1 के लिए इसके सामने भुजा क्या आएगी भाई, इसके सामने भुजा ये वाली आएगी यानी ऊपर वाली। इस भुजा को शिफ्ट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। हमेशा भुजा ली जाती है उसी पॉइंट से जहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, जहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा E1 साइन थीटा, और इन दिस डायरेक्शन क्या होगा E1 कोस थीटा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इन दिस डायरेक्शन क्या आएगा E2 साइन थीटा, और इन दिस डायरेक्शन क्या आएगा E2 कोस थीटा। अब देखिएगा ये जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर, ये डायरेक्शन नीचे की ओर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, इसलिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे नेगेटिव, यानी जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। क्यों, क्योंकि E1 देखिए दूरी सेम है दोनों से, यहाँ से दूरी क्या है, यहाँ से दूरी क्या है सेम दिखाई दे रही होगी आपको डायग्राम में, सेम दूरियाँ है, थीटा दोनों के लिए सेम है तो साइन का वैल्यू भी तो सेम ही आएगा ना। इसीलिए ये वाला वैल्यू जो ऊपर है, ये वाला वैल्यू जो नीचे है, दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये जो डायरेक्शन है दोनों की सेम है, इसीलिए हमको जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी किसके पदों में मिलेगी भाई कोस के पदों में मिलेगी हमको, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारे पास है माइनस क्यू, इसके कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है एक बिंदु आवेश, ये क्या है एक पॉइंट, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पहला डेरिवेशन बहुत जगह यूज होता है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर पॉइंट पर देखेंगे, इसी कारण प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट पी पर देखेंगे, फिर दोनों को हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता क्या रही है, माइनस क्यू के कारण हमने क्या लिया है E2, क्या लिया है E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो हम लिखेंगे अंडर रूट प्लस L स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि क्या था R स्क्वायर, तो यहाँ पर R का वैल्यू क्या है ये होगा, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया भाई पहले से R ले लिया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से हम देखेंगे प्लस Q के कारण P पर तीव्रता यानी इंटेंसिटी बोलते हैं, ये कितना लिया है E1, तो ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने इस चित्र से जो देखा है नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर कितनी होगी, तो हम क्या लिखेंगे आता है बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई हमें क्या लिखना है नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम क्या लिखेंगे आता है P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भाई नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपको दिखाई दे रहा है E जो है किसके बराबर है E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। क्यों जोड़ा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की क्या है सेम है, ठीक है। तो हमने लिख दिया E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, दोनों में से कोस थीटा क्या आ रहा है कॉमन, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिख देंगे इस प्रकार से लिख देंगे यहाँ E इक्वल्स E1 प्लस E2 और कॉमन क्या ले लिया यहाँ पर हमने
कोस थीटा, ठीक है। अब जो आपका E1 का वैल्यू आया है और E2 का वैल्यू है, दोनों उठा करके यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक है। दोनों को उठा करके यहाँ पर हम पुट कर देंगे। E1 का वैल्यू जो भी है आपका ये और E2 का वैल्यू ये हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए क्या बन जाता है फॉर्मूला, यहाँ पर हमने E1 का वैल्यू रखा, अब देखिएगा यदि मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये क्या है, अंडर रूट स्क्वायर से क्या आ जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू क्या है भाई, दोनों का सेम वैल्यू है, कोई से लिख दीजिए आप, दूरियाँ सेम है, आवेश सेम है, सारी चीज़ तो सेम ही है। और इंटू में क्या था, कोस थीटा, ठीक है। अब आप देखिएगा ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आपको दिखाई दिया है E1 का, यही E2 के क्या है, इक्वल्स है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं ना, यानी डबल लिख सकते हैं हमसे। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, टू टाइम्स कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, प्लस सॉरी इंटू क्या था, कोस थीटा। अब आपने क्या करना है, कोस थीटा का वैल्यू निकालना है। कोस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, चित्र पर जाना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, ये पूरा वैल्यू था, ये भी पूरा वैल्यू था। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो 1 और 1 कितना कर दिया, 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए देखिए अब हम यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा होता क्या है, कोस थीटा होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आइए चित्र पर, कोस थीटा में आधार बटा कर्ण निकालना है। ये क्या है, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, यानी इसे तो हमें छेड़ना नहीं है, लंब तो हमें नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि जो कोस थीटा होता है भाई, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होगा, आधार ये वाली भुजा होगी, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी। तो आधार क्या है हमारे पास, L, ठीक है। और कर्ण क्या है हमारे पास, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ से हम कोस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो कोस थीटा का वैल्यू कितना आ जाता है हमारे पास, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, ये अंडर रूट को हम पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या करना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हम क्या लिख देंगे, 1/2 यानी 1/2। तो अब हमें यहाँ से कोस थीटा का वैल्यू पूरा पता चल गया है, क्या हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें हम निकाल चुके थे। अब हमने क्या करना है, इसको तो ऐसे कैसे रखना है, कोस थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। चलिए देखते हैं कोस थीटा का वैल्यू हम रख करके क्या आंसर प्राप्त करते हैं। तो E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा, कोस थीटा का वैल्यू, ठीक है भाई। देखिए कोस थीटा का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, का पावर 1/2, ठीक है। अब जिसका पावर कुछ नहीं होता उसका पावर हम क्या मानते हैं, 1। ये कितना है, 1 और ये कितना है, आधा। 1 और आधा कितना हो जाएगा भैया, 1.5 हो जाएगा ना। तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो यानी इन दोनों पावर, ये क्या है देखिए, अब हम जोड़ क्यों रही है, ये मल्टीप्लाई में, इंटू में पावर जुड़ती है, ठीक है। यदि डिवाइड करते हैं यानी भाग करते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। अब पावर यहाँ इंटू में है तो हम जोड़ देंगे, यहाँ पर पावर कितना है, 1, और यहाँ पर कितना, आधा। 1 और आधा कितना होगा, 1.5 होगा, है ना, 1.5 होगा ना। तो 1.5 को हम कैसे लिखेंगे, 3/2। तो देखिए क्या बन जाता है फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 इंटू, जो 2 है इसे हम L के साथ लिख दे रहे हैं। अब क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। अब आपने पता होना क्या चाहिए, देखिए आपको पता होना चाहिए जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q × 12, ठीक है ना। तो इन दिस
फॉर्मूला हम Q इंटू 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है ना। तो ये तो आ गया हमारा डेरिवेशन। ये हुआ यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। परंतु अभी मैंने आपको बताया था जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसकी जो ये वाली जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये वाली दूरी नेगलेट मानते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटी होती है। हालांकि उसका यदि हम स्क्वायर कर देते हैं और भी छोटी हो जाती है। ये बात हमने आपको पिछले डेरिवेशन में बताया था, ठीक है। यदि आपने पिछला डेरिवेशन नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आपकी निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में ज़्यादा पॉसिबिलिटी अक्षीय स्थिति की ही रहती है। हालांकि इसको हम ये नहीं मान सकते कि नहीं आएगा, आता तो ये भी है, परंतु ज़्यादा जो आता है वो अक्षीय स्थिति वाला ही आता है, ठीक है। इक्विटोरियल पोजीशन वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि L स्क्वायर जो है वो बहुत छोटा है। भाई किससे छोटा है, R स्क्वायर से छोटा है। इसीलिए हमने क्या करना है, इसे छोड़ देना है। तो हम क्या कर देंगे, इसे छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, L स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ने के बाद क्या बच जाता है, देखिएगा फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन, हम इसे तो छोड़ रहे हैं ना, R स्क्वायर की भी पावर क्या होगी 3/2। तो हम क्या लिखेंगे, R स्क्वायर की भी पावर क्या होगी 3/2। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा, देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। हमने क्या करा, हम इसे छोड़ रहे हैं तो ये पावर इसकी हो जाएगी, यानी पावर की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या पावर बच जाती है इसकी, तो देखिएगा पावर क्या बच जाती है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P अपॉन R क्यूब, ठीक है। यही हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है और यही पेपर में मोस्टली पूछा जाता है। और इसी फार्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। मात्रक आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो ये डेरिवेशन था हमारा निरक्षीय स्थिति वाला। इससे पहले हमने क्या किया था, अक्षीय स्थिति वाला। तो आपने दोनों डेरिवेशन अच्छे से तैयार करके जाने हैं, समझिएगा। आपके 5 नंबर पूरे पक्के हैं बोर्ड में, ठीक है ना। देख लीजिएगा इसे एक बार और अच्छे से। ये डेरिवेशन हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है।